आज हम लोग क्लास 11 का अर्थशास्त्र का एक टॉपिक पढ़ेंगे, पहला लेसन। इसमें हम लोग जानेंगे पूरे किताब में विकास नीतियाँ अनुभव, यानी कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद क्या क्या बदलाव हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। कब तक का? 1990 तक का। और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी पंचवर्षीय योजना चली थी, याद है किसी को? टोटल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजना भारत में चली है। स्टार्टिंग हुआ था 1951 से, और ये पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट होकर के 2017 तक गई थी। ठीक है, उसके बाद पंचवर्षीय योजना का चलना हमारे प्रधानमंत्री ने बंद करवा दिया, उसके स्थान पर दूसरी कई सारी योजनाएं चलने लगी। अब देखिए, पहला चैप्टर आपका आता है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, कि जब स्वतंत्रता हम लोग को मिल रही थी। कब स्वतंत्रता मिली है? डेट याद है किसी को? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसकी पूर्व संध्या मतलब उसके पहले हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप यह जानेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा क्या थी, और भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास और गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक लाइनिंग दिया गया है। विक्टर अलेक्जेंडर रूस के द्वारा 1894 में, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर हम भारत को खो दें तो हमारे साम्राज्य का सूर्य क्या होगा? अस्त हो जाएगा। अब देखिए, परिचय। भारत का आर्थिक विकास विषय है कि इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद विकास कैसे हुआ। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था और भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर भी ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण है, कि हमारा देश कैसे डेवलप्ड किया, उसका आर्थिक अतीत क्या था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, उन सब बातों की चर्चा की जाएगी। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीति का निर्धारण करने में भी ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है, इसके मूल सूत्र इतिहास में बहुत गहरे हैं। विशेष रूप से भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है, ये आप सभी जानते हैं। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। मतलब कि भारत का जो औपनिवेशिक शासन चल रहा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड का विकास करना, न कि भारत का विकास करना। उस समय की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 7 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि था। उस टाइम में अधिकतर लोग जो अपना इनकम करते थे वे लोग खेती से किया करते थे, और खेती से ही सरकार का भी इनकम होता था। लेकिन ऐसा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सूती और रेशम वस्त्र, धातु आधारित और बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़े शिल्प कला भी काफ़ी ज़्यादा विख्यात हो चुके थे। मतलब कि सिर्फ खेती ही नहीं होता था, उसके अलावा कई सारे अन्य कार्य भी किए जाते थे। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाजार में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। देखो, पहले जो हमारा शासन चल रहा था, जो यहाँ के राजा लोग चला रहे थे, बाद में जब अंग्रेज लोग आए तो वे लोग क्या किए? बहुत कुछ बदलाव भी किए, और इन बदलाव का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जब भाई इंग्लैंड क्या कर रहा था? भारत को कच्चे माल की पूर्ति करने वाला और वहाँ के तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रख गया। मतलब यहाँ से कपास कहाँ जाता था? इंग्लैंड, और इंग्लैंड में कपड़ा तैयार होकर के कहाँ बिकता था? फिर भारत में। यानी भारत का दोहरा शोषण होता था। एक बार सामान कम कीमत में खरीदे हम तुमसे, और तुम्हारा ही सामान बना करके तुम ही को महंगा कीमत पर बेच दिए। स्वाभाविक ही था। औपनिवेशिक शासकों ने कभी देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का ईमानदारी से प्रयास भी नहीं किया, कि यहाँ पर देश का कितना इनकम होता है, लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति की आय, ठीक है।
हालांकि कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, लेकिन उसके अनुमान में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी है। इन्हीं आकलनकर्ताओं में क्या चीज़ का आकलन करने वाले? राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने वाले। तो प्रति व्यक्ति का आय का आकलन किसने लगाया? दादा भाई नॉर्टे ने, विलियम डिक्वी ने, फिंडले सिराज, डॉक्टर वी.के. आर.वी. राव और आर.सी. देसाई प्रमुख रहे जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया है। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी अध्ययनकर्ता इस बात पर सहमत है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम रही और प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर क्या हुई? और ज़्यादा कम हो गई। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गाँवों में निवास करती है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत क्या था? मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश था। आज भी वही है। आज भी भारत की आधी से अधिक आबादी क्या करती है? खेती में संलग्न है। आधी आबादी तो आराम से। उस टाइम में कितना था? 85% जनसंख्या गाँव में निवास करती थी। और गाँव में निवास करने का मतलब है कि वे लोग क्या कर रही थी? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती के द्वारा ही अपनी रोजी रोटी को कमा रही थी। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक वर्णन किया गया है किसके द्वारा? फ्रांसीसी यात्री बर्नियर के द्वारा। पूरा नाम इनका फ्रांसवा बर्नियर है। इन्होंने अपना 2 बार बंगाल के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में लिखा था कि मैं यह कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ पर सूती, रेशम, वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन इन सब का निर्यात होता है। यहाँ आंतरिक उपभोग के लिए गेहूँ, सब्जी, अनाज, मुर्गे मुर्गी, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। तो फ्रांसवा बर्नियर ने क्या बताया कि भारत क्या है? काफ़ी समृद्ध है। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ का उत्पादन वगैरह भी होता है। यहाँ पर मछलियाँ आदि भी प्रचुरता में उपलब्ध है। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन और सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रमपूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल बिछा हुआ है। 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में आप लोग लिखिएगा और इसके बारे में तुलना कीजिएगा कि उस टाइम में अभी में क्या अंतर आ गया है। इसके अलावा एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास चल रहा था। धीरे धीरे विकास हो रहा था क्योंकि यहाँ के लोग आधुनिक तकनीक को अपना नहीं रहे थे। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसने अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, किंतु कृषि उत्पादकता में धीरे धीरे क्या हो रही थी? कमी आ रही थी। कहीं ना कहीं कृषि उत्पादन उतना फायदे का सौदा नहीं रहा है, आप सभी जानते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण भू व्यवस्था प्रणाली को माना जा रहा था। 3 गो बंदोबस्ती लागू की गई थी। क्लास 8 में आपने पढ़ा था। अस्थायी बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती और महलवाड़ी बंदोबस्ती। और ये तीनों बंदोबस्ती में क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा टैक्स कौन ले लेते थे? ब्रिटिश लोग ले लेते थे। उस टाइम में 80% टैक्स लिया जाता था। बाद में विलियम बेंटिक ने उस टैक्स को घटा के 66% कर दिया। मतलब कि 100 किलो अगर धान उगाते हो तो 80 किलो सरकार ले लेगी, 20 किलो तुम रहा। स्थिति अच्छा होगा क्या? नहीं, बहुत खराब हो जाएगी। तो आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को कौन ले लेते थे? जमींदार ही हड़प जाते थे। ध्यान रखिएगा। और किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदार और सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगा लेना था। जमींदार लोग क्या चाहता था? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले, मेरा पेट भरे, बाकी तुम भूखे मरो, हमको मतलब नहीं है। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदार के इस व्यवहार में बहुत योगदान रहा है। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथि पूर्व निर्धारित थी कि पहले से इतना रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। और इसके कारण क्या होता था? और अगर कोई सही टाइम पे जमा नहीं कर पाया तो जमींदार उसकी ज़मीन को छीन लेते थे या उसके अधिकार को छीन लेते थे। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कई सारे कारण रहे। इसके अलावा कहीं कहीं हालांकि ऐसा था, स्थिति अच्छा भी था, जहाँ पे कृषि का व्यावसायीकरण कर दिया गया। व्यावसायीकरण का मतलब हो गया ऐसा चीज़ को उगाना जो चीज़ मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता हो। तो क्या होगा? इनकम मेरा बढ़ जाएगा। तो देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी फसल की उच्च उत्पादकता के भी प्रमाण मिलते हैं।
किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें खाद्यान्नों की खेती के स्थान पर नकदी फसल का उत्पादन करना पड़ता था। अब नकदी फसल का खेती का उत्पादन करने से क्या होता था, ये सब इंग्लैंड के कारखाना में चला गया, इन लोग के पास खाने का अनाज उगा ही नहीं सका, वो महंगा खरीद रहा है, तो स्थिति अच्छी होगी क्या? नहीं। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण और भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित करके खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसल उगाना प्रारंभ कर दिया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न संसाधन थे, न तकनीक थी, न कोई प्रेरणा थी। तो जो बड़ा वर्ग था वो लोग फायदा में रहता था, लेकिन छोटा किसान कभी फायदा में नहीं रहा है। अब आता है औद्योगिक क्षेत्र। कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्पकला का पतन हो रहा था और उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने के लिए किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं की गई। नॉर्मली क्या होता था, यहाँ के लोग अपने हाथ से कपड़ा को बुनते थे। जब इंग्लैंड से बन के कपड़ा आने लगा तो यहाँ पर भी उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे कोई नया उद्योग की स्थापना नहीं हुई। भारत के इस विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था कि भाई ये लोग विऔद्योगिकरण क्यों करवा रहे थे, क्योंकि ये लोग का मानना ये था, अंग्रेज लोगों का, कि भैया कच्चा माल हमेशा यहीं से मिलता रहे और तैयार माल को बेचते भी हम कहाँ रहे, भारत में। यहाँ पर कोई मशीन बनने ही नहीं दो, लगने ही नहीं दो, सारा फायदा हम ही लोग को रहेगा। तो इसी कारण से ये लोग ऐसा कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। यानी कि वो लोग का दोहरा उद्देश्य था, जिससे कि फायदा हमेशा किसको, अंग्रेजों को। अब आ रहा है, इस प्रकार उद्योगों के प्रसार के सारे वे अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसा आर्थिक परिदृश्य जहाँ भारतीय शिल्पकला का पतन हो जाए के कारण यहाँ पर भारी बेरोजगारी भी फैल रही थी। अब नॉर्मल सा बात है, अगर आपका सामान बिके ही नहीं तो क्या होगा, बेरोजगार हो जाएंगे। और इस मांग को, और साथ ही साथ पूरा मार्केट में कुछ बिकेगा ही नहीं, तो मार्केट में इंग्लैंड का सामान ला के बेचो और हम लोग सारा प्रॉफिट रख लो। हालांकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आगे चल करके कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन उसकी उन्नति का दर जो है बहुत ज़्यादा धीमा रहा था। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों तक को ही आरंभ करने तक सीमित था। सूती मिलें किसके द्वारा लगाई जा रही थी, भारतीय उद्यमियों के द्वारा लगाई गई। और ये देश पश्चिम क्षेत्र, मतलब आज का महाराष्ट्र, गुजरात में यह अवस्थित था। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। पटसन उद्योग कौन लगाया था, विदेशी लोग। लेकिन यह भी कहाँ तक सीमित रहा, बंगाल तक ही। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास आरंभ हुआ और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। और टिस्को बहुत ज़्यादा फैल गया था, कब, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान। टिस्को की स्थापना किसने की है, जमशेदजी टाटा ने की है। पूरा नाम है उनका जमशेदजी नूसरवानी जी टाटा। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि के कारखाने भी स्थापित होने लगे थे। कौन सा विश्व युद्ध के बाद, दूसरा विश्व युद्ध के बाद। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में। ख़त्म कब हुआ, 1918 में। मतलब 1918 के बाद यहाँ पर और भी कोई चीज़ का स्थापना होने लगा था। हाँ, सीमेंट का, कागज का, ये सब कारखाना का स्थापना होने लगा। किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का अभाव ही रहा। यहाँ पर पूंजीगत उद्योग फिर भी नहीं लग पा रहे थे। अब आता है पूंजीगत उद्योग किसको कहते हैं, तो वे उद्योग जो तत्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीन और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। तो ये लोग मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण वगैरह भी करने लगे, उसी को कहा जा गया पूंजीगत उद्योग। मतलब पूंजीगत उद्योग वे उद्योग हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीन और कलपुर्जे का निर्माण करते हैं। कुछ कारखानों की स्थापना से देश की परंपरागत शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत कम थी। सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी क्या था, बहुत कम था। जो नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, इसका जो डेवलपमेंट का दर भी था, ये भी क्या था, बहुत कम था। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यक्षेत्र भी कम रहा। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, इसलिए वास्तव में ये क्षेत्र बहुत सीमित रहे थे। जहाँ तक रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, इन सब जगहों तक सीमित रहे थे। तो आज हम लोग इतना तक रहने देते हैं। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। मैं आशीष सर आपके साथ।